वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की जब बात करें, आजकल कौन इंसान नहीं है, कोई भी शख्स, किसी से भी आप बात करें कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते तो सभी करते हैं, सबको, बल्कि इतना किसी और चीज़ का नहीं पता होगा जहाँ पर उन्हें ऐप्स का पता है या उनको ये पता है कि कंटेंट कहाँ से मिलना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं शोएब जो कि इसका मुस्बत इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनका वक्त कितना ज़ाया हो चुका है स्क्रॉलिंग के चक्कर में। जब आप एक दफ़ा अपनी कोई भी ऐप, इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप एक दफ़ा जब उसको ऑन कर देते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उसके बाद जाके आपको पता चलता है अच्छा ये तो 1 घंटा मैंने गुजार दिया सोशल मीडिया पे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस ऐप पे मैं इतनी देर एक्टिव था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर बात करना बहुत अहम है कि हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्यों आखिर नहीं कर पा रहे। एक ब्लेसिंग है लेकिन डिस्गाइज क्यों हो चुकी है, इसका मनफी इस्तेमाल हमें किस हद तक मुतासिर कर रहा है। और जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, अपने डायनामिक्स को समझते हुए देखें, तो ज़ाहिर है हमारी 64% यूथ है, बिलो 30 है। अगर हम उसे अनटैप्ड रखेंगे, हम उसे चैनलाइज नहीं करेंगे और इस तरह वो वक्त ज़ाया करेंगे फ़ोन पे, तो फिर हम कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे अपना एज अ नेशन। इस पर बात करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमेशा आपकी गुफ्तगू बहुत अहम होती है, बहुत उससे रहनुमाई हासिल करते हैं। मोबाइल फ़ोन डॉक्टर साहब आपकी नज़र में पाकिस्तानी नौजवानों को क्या दिया, फ़ायदा दिया कि नुकसान दिया? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कोई भी जो इजाद है वो अपने तौर पर ना गलत होती है ना वो सही होती है, उसका इस्तेमाल उसको गलत या सही बना देता है। जब छुरी इजाद हुई होगी तो लोग कितने खुश हुए होंगे कि छुरी के जरिए से वो फल काट सकते हैं, सेब काट सकते हैं, दरख्तों की छाल उतार सकते हैं। लेकिन उसी छुरी के जरिए अगर आप अपनी उंगलियां जख्मी कर लें या किसी का पेट फाड़ दें तो इसमें छुरी का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो ये हर चीज के साथ एक तरबियत अटैच्ड होती है। अगर आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देंगे तो आप उस वक्त लेके देंगे जब उसको मोटरसाइकिल चलाना आता होगा, जब उसको पता होगा कि हेलमेट क्या पहनना है और रोड सेंस क्या है। इसी तरह सोशल मीडिया भी जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जैसे कि आपने एक लफ्ज बयान किया, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को यूज करके अपने बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन और अपने इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा कर लिया। लेकिन हर काम के साथ एक तरबियत इन्वॉल्व है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है, ये स्कूलों की, इदारों की है और पूरे मुआशरे की है कि हम साथ फर्द की तरबियत करें कि जिस तरबियत की बुनियाद पर वो इसको सही इस्तेमाल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि अब आपने इन्फॉर्मेशन की बात की कि बहुत सारे लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, उसका मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एज ब्रैकेट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टीनेजर्स या हमारे बच्चे भी अब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों को भी देखो, उनको पूरा पता होता है कि सोशल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब सही इन्फॉर्मेशन इस एज के लिए ये है और पेरेंट्स इस पर चेक एंड बैलेंस रखें कि मेरा बच्चा जो है वो सही इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया से, किस तरह से इसको मेक श्योर किया जाए, पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? जी, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसी तरह मेरे पास एक खातून आई थी तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा है 4 साल का, ये सारा दिन मोबाइल को नहीं छोड़ता और देखें अभी भी इसने मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो वो काफी कीमती मोबाइल था उसके हाथ में। मैंने उस खातून से पूछा कि आपके बच्चे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कहने लगी क्या मतलब? मैंने कहा आपके बच्चे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इसका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फिर मैंने कहा इसने 50,000 रुपए का फोन कहाँ से लिया? उसने कहा तो मैंने लेके दिया है। तो ये तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो अपने बच्चों को मोबाइल लेके देंगे तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करें कि बच्चों की उतनी तरबियत हो चुकी है, बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन कायम हो चुका है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं अब तसव्वुर किया जा सकता कि घर में मोबाइल ना हो, लेकिन जिस घर में मोबाइल हो सबके पास, वहां घर में एक तरतीब और एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और उस डिसिप्लिन पर अगर बच्चों को अमल करवाना है तो उनकी अम्मी को भी अमल करने की जरूरत है। तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब यह है कि जिस तरीके से घर के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की बाकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखते हैं कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जाएं, वो वक्त पर सोएं, उनका खाना ठीक हो, उनका लिबास ठीक हो, पढ़ाई ठीक हो, तो इस सिलसिले में भी उन्हें एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा और उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा आपको 2 घंटे की जरूरत है, 2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए, और अगर आपका कोई तालीम का पर्पज है तो उसके लिए आप इतनी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एक घर में खुद डिसिप्लिन बनाने से होगा, और ये वरना 4 साल के बच्चे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ज़रा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और ऐसे में डॉक्टर साहब पेरेंटिंग कितनी बदलने की ज़रूरत इस वक्त है? अगर हम अपने वक्त की बात करें
ہم کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کہاں کھیل رہے ہیں, اس گراؤنڈ میں کون کون سے بچے ہیں, محلے میں کس کس سے بات کرتے ہیں, اگر گیم کھیلنے بھی جا رہے ہیں ویڈیو گیم تو کس جگہ پر جا رہے ہیں, پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا. اب پیرنٹس کو نہیں پتا کہ بچہ موبائل فون میں کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہا ہے, اس کا رجحان کس طرف کا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو پیرنٹنگ میں ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں, اس پر قابو پانا کتنا اہم ہے اور کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی اب لینگویج بدل گئی ہے, وہ کس سے کوڈ ورڈ میں کیا بات کر رہے ہیں, وہ ایک لفظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. پیرنٹس کے لیے بچوں کی لینگویج سیکھنا, ان کے رجحان کا جائزہ لینا اور ان کے انداز سے یہ جج کرنا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہو گیا اس وقت. جی یہ ہر زمانے میں چیلنجز اسی طرح ہی رہے ہیں, ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. پیرنٹنگ کے پرنسپل وہی ہیں لیکن ان کی نوعیت اور ان کا کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ بچوں نے کیا بننا ہے, بچوں کا کردار کیسا ہوگا, اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے, اور وہ یہ رسپانسبلٹی اس وقت ادا کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس بچوں کے لیے وقت ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کا آلٹرنیٹ, میں نے یہ اپنے بچوں کے سلسلے میں تو ظاہر ہے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا, مگر میں نے اپنے گرینڈ چلڈرن پر یہ بات خود ذاتی تجربے سے آزما کے دیکھی ہے کہ اگر آپ بچوں کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کر دیں تو ان کو موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک 3 سال کی بچی کے لیے, 2 سال کے بچے کے لیے اگر والدین فزیکلی اویلیبل ہیں اور فزیکل گیمز کے ساتھ, فزیکل لرننگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ انوالوڈ ہیں, تو بچے کو موبائل کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس کا پیٹرن ہی نہیں بنا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ والدین ٹائم نکالیں اور بچوں کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ وہ اس طرح سے سوشل میڈیا کی طرف ان کا نہیں, بچوں کے پاس جو وقت ہے اس کا استعمال صحیح ہو, استعمال مثبت طریقے سے کریں, اس کا استعمال صحیح ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے جب والدین بچوں کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی میں رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ اگر دیکھا جائے, کیونکہ اکثر ہم یہی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بچے بہت زیادہ کریں یا اس کا مثبت استعمال نہیں کیا جا رہا, منفی استعمال ہی کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ باقی ممالک میں بھی اسی طرح سے ہے؟ وہاں پر تو سکولنگ سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے, پیرنٹنگ کے سٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, بچوں کو انگیج بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں کیا جاتا ہے. کیا یہ ایڈکشن صرف پاکستان میں ہے یا باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے, کیا باہر کا بھی ایسا ہی سسٹم ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے ویسے ہی سارے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی ریلوے ایسی ہے یا باہر کی ریلوے بھی ایسی ہے؟ پاکستان کا ایئر لائن ایسا ہی ہے یا وہاں کا ایئر لائن نہیں ایسے ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ پورا اجتماعی مسئلہ ہے. ایک تالاب کے اندر جب پانی کم ہوتا ہے تو ساری سطح اس کی کم ہوتی ہے. جس لیول کے پولیٹیشنز چاہیے اس لیول کے پولیٹیشنز موجود نہیں ہیں, جس لیول کے بیوروکریٹ چاہیے ویسے بیوروکریٹ نہیں ہے, تو پھر بچوں کا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری جو ہے ایک طرح کی ایک پوری ایک نیشنل ڈیٹیریوریشن ہے. ہمیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے, مگر یہ بات صحیح ہے کہ جو نا اب نہ, جیسے ایک شعر ہے میرا کہ اب نہ وہ جور و ستم ہے نہ وہ سہنے والے, تو وہ پورے کے پورے نظام کے اندر ڈیٹیریوریشن ہے جو کہ پیرنٹنگ کے اندر بھی گئی ہے. تو دنیا میں تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان ساری چیزوں سے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ نظام کی وجہ سے ہی بچوں پہ اس طرح کا اثر ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا کا استعمال یا اس طرح کے اور بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر ہم بچوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو تو آپ ٹھیک کر لیں, پیرنٹنگ تو آپ ٹھیک کر لیں, لیکن پہلے نظام تو بدلیں نا. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا قطعاً مطلب بچوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. پیرنٹنگ کا مطلب پیرنٹس کو ٹھیک کرنا ہے, جس کا ایک آبویس نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے تربیت یافتہ ہوں گے. اگر گھر کے اندر باپ سگریٹ پیتا ہے تو وہ کیسے بچوں کو سگریٹ پینے سے روک سکتا ہے؟ اگر گھر کے اندر باپ جو ہے وہ خود 3 بجے سوتا ہے تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کرے گا کہ بچے 8 بجے اس کے سوئے؟ اگر باپ کبھی ورزش کرنے نہیں جاتا, کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا, اچھا خود بےایمانی کرتا ہے, جو رزق کما کے لاتا ہے وہ حرام رزق ہے, اپنی ڈیوٹی کے اوپر 8 بجے جانا ہو تو 3 بجے 10 بجے جاتا ہے اور 12-1 بجے واپس آ جاتا ہے, تو آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ اس کے بچے بالکل زبردست قسم کے ایک قومی جذبے کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ کام کریں گے؟ تو ہمارے ہاں تو بنیادی طور پر میں تو ذمہ دار یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی کسی بھی معاشرے کا جو یونٹ ہوتا ہے نا, جیسے ہماری باڈی کا یونٹ سیل ہے اور کسی میٹر کا یونٹ ایک ایٹم ہوتا ہے, تو معاشرے کا یونٹ فیملی ہوتی ہے. ایک فیملی کا مطلب میں, میری بیوی, میرے بچے, اہل و عیال. ہمارا جو انڈیویجول یونٹ ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور وہ تبھی آئے گا جب معاشرے میں ایک تربیت کا نظام ایگزسٹ کرتا ہوگا, ایک ماحول ایسا ہوگا جس میں تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا جائے گا, جس میں اگر کوئی بچہ
किसी ऐसे लफ्ज़ का चुनाव करता है जो कि नामुनासिब है तो उसे रोका जाए, सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं बल्कि आस पास जितने बड़े हैं वो रोकें और फिर पेरेंट्स भी उसको बुरा ना मनाएं, ये बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब एक बात और भी, जब हम बात पेरेंटिंग की करते हैं और जब हम कहते हैं कि अच्छा सही को सही और गलत को गलत कहना और समझना बच्चों को सिखाना है, सोशल मीडिया पे या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बाउंड्रीज सेट करना ज़्यादा जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है। वो कैसे करें आज के दौर में? पेरेंट्स बच्चों को ये कैसे बताएं सोशल मीडिया पे, अच्छा ये आपके डूज एंड डोंट्स हैं, आपने इस साइट पर जाना है और इस पर नहीं जाना, और अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है किसी एक एप्लीकेशन का तो उसके भी ये डूज एंड डोंट्स हैं। जी, मैं बहुत से घरों को जानता हूं, बहुत से घर जो कि विलायत के अंदर हैं, मैं उनको जानता हूं जिनके घर में कोई टीवी नहीं है। अमेरिका में मैं ऐसे दोस्तों के घरों को जानता हूं जिनके घर में कोई टीवी नहीं है। देखिए, आप खुद भी एक टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मतलब ये बात कहने की जरूरत आपको ये कर रहा हूं एक बड़ी आजिज़ी के साथ कि हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर बुनियादी तौर पर वो चीज दिखाई जा रही है जो चीज बिकती है। यानी टॉक शोज हैं जिनके अंदर इंतहाई फजूल किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस गुफ्तगू का सवाए इखलाकियात के खराब होने के और उसका कुछ वो नहीं है, जिसके अंदर दो सियासी लोग जैसे मुर्गे लड़ रहे होते हैं ना, ऐसे चूंचे अड़ा अड़ा के, इस तरह से सियासी लोग अड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ड्रामे हैं और इसके अलावा जो भी क्रिएशन हो रही है उसमें से बहुत कम ऐसी है जो कि नॉन कमर्शियल नीड्स की वजह से हो रही है। मार्केट के ट्रेंड्स जनरेट कर रहे हैं कि क्या चीज क्रिएट करनी है। इसमें तरबियत नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तरबियत होती भी है तो नेगेटिव तरबियत होती है। दूसरी बात यह है कि इंसान का किरदार उस वक्त बनता है जब उन चीजों की वो बातें करे जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, यानी सच बोलना, ईमानदारी, दयानतदारी, इस तरह की चीजें। मगर टीवी पर जो कुछ हमें नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर वो है जिसमें पैसे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी उसमें डिजाइन्स की बातें हो रही हैं, उसमें ट्रेंड्स की बातें हो रही हैं, उसमें फैशन की बातें हो रही हैं, उसके अंदर कमर्शियल बातें हो रही हैं। ऐसा करने से पैसा सेलिब्रेट होता है। जब पैसा सेलिब्रेट होता है तो बच्चों के अंदर पैसा और बड़ों के अंदर भी पैसा एक बुनियादी वैल्यू के तौर पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और वो चीजें जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती उनकी अहमियत सेकेंडरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लेवल के ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए जो इस बात को मॉनिटर करे कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कितना दिखा, और इसका कोई स्टडी होनी चाहिए कि अगले 5 साल में इन चीजों का, इन इश्तिहारों का क्या, यानी बच्चों की तरबियत पर क्या फर्क पड़ेगा। हम जी, तो ये मेरी गुजारिश है, मगर इसके लिए हम सबको ही अपने गिरेबान पे झांकना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ पर मीडिया चैनल्स की बात होती है वहीं पर मेरे ख्याल में जो देखने वाले हैं उनको भी फिर रेटिंग्स कम कर देनी चाहिए या उस तरह से ना देखें वो कंटेंट। और लेकिन ये बात बिल्कुल आई टोटली एग्री विद जी, वो तरबियत की बात है ना। जो चीज बिकती है ना, लोग बेचते हैं। अगर एक जगह पर दही भल्ले खरीदने वाले 10 लाख बंदे मौजूद होंगे एक शहर के अंदर, तो दही भल्ले की दुकानें बहुत ज्यादा खुलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो सेहत के लिए अच्छी हो या ना हो। तो ये है मार्केट ट्रेंड। जी, लेकिन जो सोसाइटीज है ना, वो ट्रेंड को नहीं देखती हैं, वो नीड को देखती हैं। तो हमारे थिंक टैंक को ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह की आदत डालनी है अपने अवाम को। आप नेशनल लेवल पर ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए और फिर उसका इतलाक भी होना चाहिए, चूंकि बुनियादी सी बात है, तरबियत अच्छी होगी तो सारा माशरा दुरुस्त समत में जाएगा। बुनियादी बात तरबियत है जिसका फुकदान इस वक्त सोसाइटी में है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और एक पहले भी जो बात आपने, पैसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मैं फिर इस पर एम्फेसिस करूँगा कि आज भी सर ने ये बात करी, बहुत अहम बात है कि हमें अपने घरों में, अपनी गुफ्तगू में, अपने अंदाज में, कहीं आने जाने में, डिस्कशन में पैसे को सेलिब्रेट नहीं करना। अगर पैसे को सेलिब्रेट आप करेंगे, पैसे को बहुत अहमियत देंगे बच्चों के सामने, तो बच्चों की तरबियत में वो जो पैसे की एक इंपॉर्टेंस आ जाएगी ना, तो वो उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। डू नॉट सेलिब्रेट दैट। तरबियत पर फोकस करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।